दोस्तों इस फैमिली के पास हैं 1800 से भी ज़्यादा लग्जरी मैंशंस, 100 से भी ज़्यादा स्पोर्ट कार्स का कलेक्शन और 16,000 करोड़ की कीमत से भी ज़्यादा की इनके पास है आर्ट कलेक्शन। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हम जब बात करते हैं रिचेस्ट फैमिलीज़ की तो हमारे दिमाग में नाम आता है अडानी का या फिर मुकेश अंबानी का या फिर उनके बाद रतन टाटा जी का नाम आता है या फिर उसके बाद अगर बहुत ऊंचे लेवल की बात कर लें तो बिल गेट्स का या फिर एलॉन मस्क का, यही सारे नाम आते हैं। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस फैमिली के बारे में बात करने जा रहे हैं, इन सभी लोगों की यानी कि मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, अडानी, जो भी रिचेस्ट पर्सन आप जानते हैं, उन सब की नेटवर्थ को एक जगह मिला लें अगर, तो वो जो कीमत बनेगी उतनी कीमत के तो इनके पास सिर्फ मैंशंस हैं, यानी कि इनके लग्जरियस बंगलोज। दोस्तों इनकी दौलत का अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मुकेश अंबानी जी जो कि इंडिया के सबसे अमीर आदमी हैं, उनका जो घर है एंटीलिया की जो इस टाइम पे कीमत है वो तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए है, यानी कि वो एशिया का सबसे महंगा घर है। और जिस फैमिली की बात मैं कर रहा हूँ उस फैमिली के पास 16,000 करोड़ का सिर्फ आर्ट का कलेक्शन है, यानी कि वो अपनी पेंटिंग का कलेक्शन बेचकर ही मुकेश अंबानी का घर खरीद सकते हैं। नेटवर्थ इस फैमिली की बताई जाती है तकरीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, जो कि ऑन पेपर है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनकी नेटवर्थ इससे भी कहीं ज़्यादा है, जो कि छोटी हुई है लोगों से। पर इनकी जो नेटवर्थ है उससे ये हर साल तकरीबन 400 बिलियन डॉलर्स कमाते हैं। हर साल 400 बिलियन डॉलर कितना होता है इसका अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, हमारी जो पड़ोस की कंट्री है पाकिस्तान, और दूसरी पड़ोस की कंट्री है हमारी नेपाल। तो नेपाल और पाकिस्तान, इन दोनों की अगर मैं जीडीपी को मिला दूँ तो इन दोनों की जीडीपी 400 से 450 बिलियन डॉलर तक बैठती है। तो 400 से 450 बिलियन डॉलर इन दो कंट्रीज़ की मिलाकर जीडीपी आ रही है, और उतना पैसा ये फैमिली एक साल में कमाती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन जैसे छोटी कंट्रीज़ को एक साल की इनकम में ही ख़रीद सकते हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतना पैसा होने के बाद भी ये फोर्ब्स की वर्ल्ड रिचेस्ट की लिस्ट में इनका कोई भी मेंबर नहीं आता है, यानी कि कोई भी फैमिली मेंबर इनका उस लिस्ट में नहीं है। दोस्तों इतनी अमीर फैमिली, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो मैं इस फैमिली के बारे में आपको बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि जो मैं राज खोलने वाला हूँ हो सकता है यूट्यूब इस वीडियो को डिलीट कर दे। इस फैमिली की नेटवर्थ की, इस फैमिली ने जो इतना पैसा कमाया है, इसकी स्टार्ट हुई थी इनकी करेंसी और कोल माइनिंग के बिजनेस से, यानी कि कोल में ट्रेडिंग करते थे और कमोडिटी को कॉटन वगैरह में ये ट्रेडिंग करते थे। फिर उनको पता चला कि यार दुनिया पे अगर राज करना है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस में उतरना पड़ेगा, फाइनेंस के सेक्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पैसे के आगे ही झुकती है। और फिर इन्होंने स्टार्ट किया करेंसी ट्रेडिंग और इन्होंने एंटर किया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर यूरोपियन मार्केट के ऊपर मैं बात करूं तो आज के टाइम पर यूरोपियन मार्केट पे इनका पूरा कंट्रोल है, यानी कि कब कहां पर मार्केट को क्रैश करना है उन सारी चीज़ों पे ये कंट्रोल रखते हैं अपना। यहाँ तक कि सिर्फ यूरोप ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका कंट्रोल रहता है। कब कहाँ पर कौन सा क्राइसिस कराना है, कौन सा क्रैश कराना है मार्केट में, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। दोस्तों जब मार्केट अपने पीक पर चली जाती है तो ये कराते हैं मार्केट में क्रैश, और ऐसा कहा जाता है, सुनने में आता है कि इनके जॉर्ज सोरो जैसे लोगों के साथ भी बहुत बड़े कनेक्शन हैं। जॉर्ज सोरो के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उनकी स्टोरी भी एक अलग ही स्टोरी है। तो इतने पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शन होने की वजह से ये कभी भी कहीं पर भी किसी भी मार्केट को क्रैश करा सकते हैं, किसी भी कंट्री को भी मार्केट को क्रैश करा सकते हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में ये क्रैश कराते हैं तो उसके बाद ये बहुत ही कम रेट्स पर अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स को परचेज़ करते हैं, और उसके बाद ये सिर्फ बैठकर उनके रिटर्न्स का मज़ा लेते हैं। अगर आपको अभी भी इनकी पावर का अंदाज़ा नहीं हुआ है तो इनकी पावर का अंदाज़ा लगाने के लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों इस टाइम पर जो दुनिया की टॉप 10 फाइनेंस की कंपनीज़ हैं, दुनिया की टॉप 10, उनमें से 8 कंपनीज़ इन्हीं की हैं, यानी कि इसी फैमिली की हैं। बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और जो लोग अभी नहीं समझ पाए हैं कोई बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ रॉथस्चाइल्ड फैमिली के बारे में। रॉथस्चाइल्ड फैमिली एक ऐसी फैमिली है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता था, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं,
आप जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनको इस फैमिली के बारे में कुछ नहीं पता है, और आज मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि ये फैमिली कौन है और लोगों की नज़रों से दूर रहते हुए भी ये फैमिली कैसे पूरी दुनिया पर राज कर रही है। दोस्तों, इनके बैंकिंग बिजनेस की शुरुआत हुई थी छोटी छोटी कंपनीज को, छोटे छोटे लोगों को लोन देने से, और आज इन्होंने अपना इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम बना लिया है कि दुनिया में बैंकिंग सेक्टर में जो भी बड़ी डील्स होती हैं वो सारी इस फैमिली की मर्ज़ी से ही होती हैं, और ये फैमिली कहीं ना कहीं उस डील में इन्वॉल्व होती है। आज जो बैंकिंग सिस्टम आप पूरी दुनिया में देख रहे हैं वो उस बैंकिंग सिस्टम को इसी फैमिली ने स्टार्ट किया था दोस्तों। लेकिन अपनी बैंकिंग बिजनेस के अलावा भी ये माइनिंग में, ऑयल एंड गैस में, लग्जरी होटल्स में, वाइन्स में, इन जैसी बड़ी सेक्टर्स में भी ये काम करते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ उस पर बनाए हुए हैं। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि अगर ये फैमिली इतनी पावरफुल है या ये फैमिली इतनी ही रिच फैमिली है और हर चीज़ को कंट्रोल कर रही है, तो ये लोगों की नज़रों में क्यों नहीं आती है? और लोगों की नज़रों में चलिए नहीं आती है, लेकिन ये यूरोप को कैसे कंट्रोल करती है? इसी चीज़ का जवाब दूंगा मैं अभी आपको। असल में दोस्तों, इस फैमिली की कहानी शुरू हुई थी जुल्म से। असल में रॉथस्चाइल्ड जो फैमिली है वो एक जूइश फैमिली है, और उस टाइम पर यूरोप में, यानी कि 18th सेंचुरी की अगर हम बात कर लें, तो यूरोप में उस टाइम पे क्रिश्चियनिटी बहुत पीक पर थी। क्रिश्चियनों का पूरा राज था, और क्रिश्चियन उस टाइम पर ये समझते थे कि यूरोप में सिर्फ वही इंसान रह सकता है जो कि क्रिश्चियनिटी को फॉलो करे, और इसी वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स होती थी और विक्टिम बनते थे ये बेचारे जूस। इस टाइप की पॉलिटिक्स आपको आज के टाइम पे भी बहुत जगहों पर देखने को मिल जाएगी, लेकिन उस टाइम ये पॉलिटिक्स यूरोप में बहुत ज़्यादा पीक पर थी। रॉथस्चाइल्ड फैमिली और उस टाइम पर जो जूस जो यूरोप में उस टाइम पर रहते थे उनके साथ बहुत बदसलूकी होती थी, बहुत ज़्यादा जुल्म होते थे, और क्रिश्चियन बिल्कुल उनको पसंद नहीं करते थे। इस वजह से वहाँ पर जितने जूस थे आसपास के एरियो में, उन सबों ने जर्मनी शिफ्ट होने का फैसला किया, और वो जर्मनी में फ्रैंकफर्ट नाम की एक जगह है जो आज भी वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर रहने लगे। फ्रैंकफर्ट में भी इनको कोई सुकून नहीं मिला, और वहाँ पर भी बहुत लोग इनको परेशान करते थे। इस वजह से उस टाइम पर जो जूस थे जो फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट हुए थे आकर, वो भी फ्रैंकफर्ट की एक छोटी सी गली में रहने लगे थे, यानी कि पूरे शहर से सिमट कर एक छोटी सी गली में रहना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और वो गली पतली सी छोटी सी गली जिसमें तकरीबन 3000 फैमिलीज रहा करती थीं जूस की। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जिस पर भी जुल्म हुआ है आखिरकार उसी ने पूरे एरिया को कंट्रोल किया है, क्योंकि जिन पे भी जुल्म होता है, जिन पर भी दबाव बनाया जाता है, प्रेशर बनाया जाता है, जिनकी सुनवाई नहीं होती है, आखिरकार वो लोग यूनिटी में आ जाते हैं, एक हो जाते हैं, और मिलकर वो लोग कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो पूरा एरिया उन्हीं के कंट्रोल में आ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था उस टाइम यूरोप में भी, जहाँ पर जूस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, और तभी इस फैमिली की शुरुआत हुई। इस फैमिली की स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों 1757 में, और 1757 में ही जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से एक 13 साल का बच्चा खड़ा हुआ जो इस फैमिली की नींव रखने वाला था। उस बच्चे का नाम था मेयर एर्नस्ट रॉथस्चाइल्ड, और ये 13 साल का बच्चा उस टाइम फ्रैंकफर्ट से निकलकर और अलग अलग सिटीज़ में जाकर यूरोप की वहाँ पर बैंकिंग की जॉब करता था। बैंक्स उस टाइम भी मौजूद थे, लेकिन उन बैंक का वो सिस्टम नहीं था जो आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं। उस टाइम बैंक्स जो थी वो सिर्फ डिपॉजिट करती थी, कुछ करेंसीज वगैरह को देखती थी, और उसके भी वो चार्ज लेती थी। इंटरेस्ट वगैरह का कोई इतना सिस्टम नहीं था। मेयर एर्नस्ट ने जो अपने बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाया था, वहाँ पर उन्होंने सीखा फॉरेन ट्रेड के बारे में और करेंसी एक्सचेंजेस के बारे में। इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस लेकर वो अपने शहर फ्रैंकफर्ट में दोबारा वापस आ गए, और वापस आकर इन्होंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि रेयर कॉइन्स का था। यानी कि रेयर कॉइन्स उस टाइम जो होते थे उनकी ये सेलिंग परचेजिंग करते थे, उनको कम दाम में ख़रीद कर ज़्यादा दाम में बेच देते थे। इस बिज़नेस में भी इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ, और 11 साल बाद इन्होंने फैसला किया कि अब इन्होंने पैसा तो कमा लिया है, तो अब क्यों ना ये लोगों को लोन देना स्टार्ट करें। दोस्तों, क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसमें इंटरेस्ट वगैरह इतना अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड है, और यही वजह थी कि उस टाइम पर क्रिश्चियन इस काम को बिल्कुल नहीं करते थे। वो लोन वगैरह या फिर ये सूद ब्याज वाला जो इंटरेस्ट का काम होता है ये इसमें बिल्कुल एंटर नहीं कर रहे थे, और इसी वजह से रॉथस्चाइल्ड फैमिली के पास एक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और ये सेक्टर यूरोप में बिल्कुल खाली सा था। यानी कि इधर कोई ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, और क्रिश्चियन भी इधर कोई काम नहीं कर रहे थे।
वहीं से शुरुआत हुई दोस्तों इनकी पावर की। इन्होंने छोटे लोगों को पहले लोन देना स्टार्ट किया। लोन देते देते इन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक बैंकिंग फर्म स्टार्ट करी जाए, और फिर इन्होंने फ्रैंकफर्ट में ही अपनी एक बैंक की ब्रांच ओपन की। और जब इन्होंने अपनी बैंक की ब्रांच ओपन की, वहीं से स्टार्ट हुआ वो बैंकिंग सिस्टम जो आज आपके सामने है। पूरी दुनिया उसी बैंकिंग सिस्टम को फॉलो कर रही है जो कि रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने स्टार्ट किया था। बैंक की ब्रांच ओपन करके इन्होंने फिर बड़े बिजनेसमैन्स को लोन देना शुरू करा, जहां से काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन्होंने कमाया। तो अपने बैंकिंग सेक्टर के इस बिज़नेस को इतना ग्रो होता हुआ देख इन्होंने फैसला किया कि यार अब हम यूरोप के और जो अदर कंट्रीज़ हैं उसमें भी अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करते हैं। यानी कि इन्होंने नई नई ब्रांचेस ओपन करने का फैसला किया और उसमें इनकी मदद की इनके 5 बेटों ने। लेकिन ये काम जो था वो इतना आसान नहीं था उस टाइम पर, क्योंकि ये टाइम था 1777 से 1815 के बीच का, और ये जो टाइम था ये नेपोलियन एरा था। नेपोलियन एरा मतलब नेपोलियन ने उस टाइम पर अपने आप को फ्रांस का किंग घोषित कर लिया था, और इस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा यूरोप में जंग वॉर्स चल रही थी, क्योंकि उस टाइम यूरोप में ज़्यादातर कंट्रीज़ वॉर में थी। इस वजह से उनको पैसों की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही थी। वॉर्स में जो खर्चे हो रहे थे, इस वजह से कंट्रीज सोच रही थी कि यार अब हमें जो है वो लोन लेना पड़ेगा। और उस टाइम यूरोप की हर कंट्री तकरीबन वॉर से जूझ रही थी। इस वजह से कंट्रीज़ का काफ़ी खर्चा भी हो रहा था, और काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी थीं जो कि लोन पर डिपेंड हो रही थीं, लोन लेने की सोच रही थीं। और इस चीज़ में मैर को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली। इस वजह से उन्होंने सोचा कि हम कंट्रीज़ को अब लोन देना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से इन्होंने अपने तीसरे बेटे, जिनका नाम था नेथन मेयर वॉन रॉथस्चाइल्ड, मेयर ने फैसला किया कि इनको ब्रिटेन भेजा जाए, और इन्होंने ब्रिटेन जाकर रॉथस्चाइल्ड की एक और ब्रांच ओपन की, और वहाँ से दोस्तों स्टार्टिंग हुई वॉर से पैसे कमाने की। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यार वॉर से पैसे कैसे कमा रहे हैं, ये तो सब बैंक चला रहे थे। लेकिन वॉर से इन्होंने असल में ऐसे पैसे कमाए क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ को फंड करते थे वॉर्स की सिचुएशन में। अब जो कंट्री जंग में लगी हुई है उसको ये पैसा दे रहे हैं, और जंग में किसी भी कंट्री को पैसा मिलना यानी कि लोन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और इस वजह से ये काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट्स पर कंपनी को लोन प्रोवाइड करते थे। और लोन देते देते इन्होंने अपना एक और बिज़नेस स्टार्ट कर लिया था जो था करेंसी ट्रेडिंग का। अब करेंसी ट्रेडिंग में ये कैसे काम करते थे उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। करेंसी ट्रेडिंग इनके लिए बहुत आसान हो गई थी, क्योंकि जब कोई भी कंट्री वॉर में एंटर करती है तो उसकी करेंसी जो होती है वो नीचे गिर जाती है, करेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। अब ये क्योंकि हर कंट्री को वॉर में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको मिलिट्री फंड दे रहे हैं, सारी चीज़ें यही मैनेज कर रहे हैं, कि उनको लोन भी यही दे रहे हैं कंट्रीज़ को, तो इनको पता होता था कि किस कंट्री के पास कितनी ताकत है, कौन सी कंट्री वॉर में जीतने वाली है और कौन सी कंट्री हारने वाली है। इनको ये भी पता होता था कि कब कौन सी कंट्री वॉर स्टार्ट करने वाली है। तो इस वजह से ये जो भी कंट्री वॉर में एंट्री करती थी उसकी ये करेंसी को कम रेट्स पर ख़रीद लेते थे। और जब इनको पता होता था कि भाई ये कंट्री के पास इतना पैसा है, हमने इसको इतना फंड दिया है, मिलिट्री फंड, और ये इक्विपमेंट इस टाइम पर यूज़ करके अपनी वॉर को जीत सकते हैं, तो इस वजह से इनके पास ये बेनिफिट होता था कि पूरी डिटेल इनके पास है, और ये जो है वो उस कंट्री की करेंसी को लो प्राइस पर ख़रीद लेते थे। अब लो प्राइस पर ख़रीदने के बाद जब वो कंट्री जीत जाती थी तो उसकी करेंसी एकदम ऊपर आ जाती थी, और इस वजह से इनको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता था। अब इस चीज़ का बेनिफिट इन्होंने एक जगह और उठाया जब ब्रिटेन ने नेपोलियन के खिलाफ वॉर स्टार्ट कर दी, यानी कि जंग का ऐलान कर दिया था, और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। अब बैटल ऑफ वाटरलू में क्या रहा कि ब्रिटेन के पास पावर अच्छी खासी थी, अब ब्रिटेन जो था वो जीतने वाला था। अब ये बात इनकी भी समझ में आ गई थी कि भाई ब्रिटेन जो है वो जीतने वाला है। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक स्ट्रेटजी अपनाई कि इन्होंने पब्लिकली ये अनाउंस कर दिया, पब्लिक में ये अफवाह फैला दी एक तरीके से कि ब्रिटेन जो है वो हारने वाला है, और इस चीज़ के डर से ब्रिटेन के काफ़ी लोगों ने अपने शेयर्स बेचना स्टार्ट कर दिए। स्टॉक मार्केट एक तरीके से ऐसा हुआ जैसे क्रैश हो गई, और लोगों ने काफ़ी शेयर्स बेचे, और इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए अपने शेयर्स भी बेचना स्टार्ट कर दिए, जिससे कि लोगों को और भरोसा हो गया कि भाई ये अगर बंदा बेच रहा है अपने शेयर्स तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लोगों ने काफ़ी शेयर्स अपने बेचे, स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। दूसरे दिन ही इन्होंने क्या करा, जो स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा कम रेट पर थे उन स्टॉक प्राइस को दोबारा ख़रीद लिया। जो वैल्यूएबल जो कंपनीज थी, अच्छे बिजनेस की थी, उनको दोबारा परचेज कर लिया। और बाद में पता ये चला कि इन्होंने जो शेयर्स उस दिन सेल किए थे पब्लिक को दिखाने के लिए,
वो शेयर्स इन्हीं के फैमिली मेंबर्स ने खरीद लिए थे। और दूसरे दिन ही खबर मिली कि भाई ब्रिटेन जो है वो तो वॉर जीत गया है। और ब्रिटेन के वॉर जीतने की जैसी खबर फैली, शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, जिससे इनको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिले। 1-2 दिन में ही काफ़ी तगड़ा पैसा इन्होंने कमाया। तो इस तरीके से ये पैसा कमाते थे, लोगों को बहुत सारी जगहों पर इन्होंने बेवकूफ़ भी बनाया है और बहुत सारी कंट्रीज़ को भी इन्होंने आपस में लड़वाया है। जहाँ पर कंट्रीज़ की वॉर हुई, बेगुनाह लोगों का खून भी बहा, लेकिन इन्होंने बेहतरीन पैसा कमाया। अब यूरोप में क्योंकि इनके पांचों बेटे अलग अलग जगहों पे अपनी ब्रांचेस ओपन कर चुके थे और ब्रांचेस अच्छी चल भी रही थी, बैंक की काफ़ी लोन भी प्रोवाइड कर रहे थे, तो 1877 में इनके पांचों बेटों ने अपनी सारी ब्रांचेस को मर्ज कर लिया। और मर्ज करने के बाद हर एक बेटे ने अपने चारों भाइयों की ब्रांचेस में शेयर्स खरीद लिए। यानी कि अब पांचों भाई जो थे वो एक ही बिजनेस में आ गए थे। सबकी दूसरे भाइयों की कंपनी में हिस्सेदारी थी और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप का नाम रखा बैंकियो रॉथस्चाइल्ड। लेकिन क्योंकि इनका अपना एक ग्रुप बनाकर ये और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, पांचों कंपनीज़ के पांचों ब्रांचेस के फंड एक जगह आ गए थे, तो इनको अब और ज़्यादा आसानी थी बड़े लोन्स को इशू करने में। उस टाइम पर यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, काफ़ी नई नई इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही थी और काफ़ी लोन्स की भी रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो इन्होंने हर एक इंडस्ट्री में लोन प्रोवाइड किए और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के इन्होंने शेयर्स भी ख़रीद लिए थे। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा गवर्नमेंट्स को दिया कि आज के टाइम पर यूरोप में जितनी भी रेलवे लाइन्स हैं, उसमें ज़्यादातर रेलवे लाइन्स इनके दिए हुए लोन के पैसे पर बनी हुई हैं। और उस टाइम पर जो इन्होंने साथ में इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सी कंपनीज़ के अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में शेयर्स भी ले लिए थे। इस वजह से आज की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इनकी हिस्सेदारी है और वो टाइम जो तकरीबन 100-200 साल पहले की इन्वेस्टमेंट है, आज इनको तगड़े रिटर्न देती है और उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इनको मिलता रहता है कंटिन्यू बेसिस पर। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी डायमंड जो माइनिंग कंपनी है, जो डायमंड की माइनिंग करती है, वो कंपनी भी इन्हीं की है। दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग की जो कंपनी है वो भी इन्हीं की है। और दुनिया के सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भी इन्हीं की है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 200-250 सालों से 200 से 250 साल हो गए इस फैमिली को ये बिज़नेस रन करते हुए, लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी कैसे आई, इतना मतलब इन्होंने अपने पैसे को कैसे संभाल कर रखा, इनमें अब अंदर की कोई मुठभेड़ नहीं हुई, फैमिली मैटर्स नहीं हुए। अब इस चीज़ में इनकी काम करी एक बेहतरीन स्ट्रेटजी जो कि इनके रिलीजन में भी अलाउ है। वहाँ से इन्होंने अपने रिलीजन से सपोर्ट ली और इन्होंने इन पांचों बेटों ने अपने बच्चों की एक दूसरे के बच्चों के साथ ही शादी करा दी। मतलब अगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो कज़न ब्रदर की कज़न सिस्टर से शादी हो गई और कज़न सिस्टर की कज़न ब्रदर से शादी हो गई। तो आपस में ही इन्होंने अपनी फैमिली को बढ़ाया। दूसरे बाहर से जो है वो लोग नहीं आए इनकी फैमिली में, जिससे कि इनका जो हिस्सेदारी थी वो आपस में ही बनी रही। और वो लोग पहले ही इनके बिज़नेस में इन्वॉल्व थे, तो बिज़नेस समझाने में या किसी चीज़ में कोई परेशानी भी नहीं हुई। इस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा क्योंकि फैमिली इनकी एक ही बनी रही। आपस में ही जो पांचों भाई थे उन्होंने अपने बच्चों की शादी करा दी। मतलब सगों ने नहीं कराई, सगे बहन भाइयों की शादी नहीं हुई, सिर्फ कज़न से हुई। और इस वजह से इनका मानना ये था कि भाई रॉयल ब्लड जो है हमारा वो हमारे में ही रहेगा, हम किसी बाहर वाले को अपने अंदर शामिल नहीं करेंगे। और इसी चीज़ का बेनिफिट मिला कि इनका बिज़नेस कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा और जो फैमिली को इन्होंने मेंटेन अपना करके रखा था वही फैमिली इनकी 200-250 सालों से मेंटेन है। अब इतना पैसा इन्होंने बना लिया था और इतनी सारी चीज़ें, एम्पायर अपना पूरा खड़ा करा, तो इनके पास गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी होगी? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट सपोर्ट कितनी हो सकती है इनके पास? इनके गवर्नमेंट सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके बिज़नेस की स्टार्टिंग ही हुई थी गवर्नमेंट्स को लोन देने से, यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट्स को अलग अलग कंट्री की ये लोन प्रोवाइड करते थे। तो सोचिए कि इनकी जो पावर होगी, जो पॉलिटिकल पावर होगी, वो कितनी होगी। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस इंसिडेंट से लगा सकते हैं कि 1812 की बात है, यानी कि 1812 की बात है, जब अमेरिका ने इनकी एक डील को रिजेक्ट कर दिया था। डील को रिजेक्ट करने के बाद इन्होंने साफ अनाउंस कर दिया था कि अमेरिका ने अगर हमारी इस डील को रिजेक्ट करा तो ब्रिटेन अमेरिका पे वॉर कर देगा। इस चीज़ को सब हवाबाजी समझ रहे थे कि यार पूरी कंट्री थोड़ी इनके कहने पे वॉर कर देगी। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, दूसरे दिन ही ब्रिटेन ने अमेरिका पे वॉर कर दी थी, अमेरिका से जंग का ऐलान कर दिया था। एक फैमिली की वजह से पूरा देश लड़ने के लिए खड़ा हो गया था, इतनी पॉलिटिकल पावर है। सुइस कैनाल जो कि यूरोप को अफ्रीका, एशिया से जोड़ती है, जो सी रूट है, सुइस कैनाल उस टाइम पर बनाई जा रही थी। सुइस कैनाल में उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, उसको बनाया जा रहा था और सुइस कैनाल में भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बाय कर ली थी।
उस टाइम पर स्विस कैनाल पे ओटोमन एम्पायर की काफ़ी हिस्सेदारी थी। बाद में उन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची जिसको इन्होंने परचेज़ कर लिया था, और वो इन्वेस्टमेंट इनको आज तक बेनिफिट भी दे रही है और आज तक इनको पावर में भी रखी हुई है। और बहुत सारी कंट्रीज़ को बनाने में भी इनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, जैसे कि ब्राज़ील को जब पुर्तगाल से आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पर इनका बहुत बड़ा हाथ था और ब्राज़ील को काफ़ी इन्होंने लोन भी प्रोवाइड किया था, उसको सपोर्ट किया था। और जब इज़राइल ने फ़लस्तीन पे कब्ज़ा करना शुरू करा था तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा हाथ था। इज़राइल को बहुत बड़ी फंडिंग से इन्होंने मदद की थी। और 1882 में जब जूस जो है फ़लस्तीन में सेटल होना स्टार्ट करा था, जूस ने सेटल हो रहे थे, तो उस टाइम पर रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने उनको काफ़ी लैंड परचेज़ करके दी थी, काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था और उनको मंथली बेसिस पर कुछ ना कुछ फ़ंड जो है वो दिए जाते थे जिससे कि वो सर्वाइव करती रहें वहाँ पर। और उन तक मदद पहुँचाने के लिए इन्होंने ओटोमन एम्पायर यानी कि सल्तनत उस्मानिया जो थी उससे भी काफ़ी नेगोशिएट किया था। और 1948 में जब इज़राइल ने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था तो इज़राइल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत फंडिंग दी और काफ़ी ज़्यादा चैरिटेबल फंड्स भी इन्होंने उनको प्रोवाइड करे ताकि वो लोग अपनी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकें अपनी कंट्री को और वहाँ पर रह सकें। और इस चीज़ का इन्फ्लुएंस इज़राइल के जूस में आज तक देखने को मिलता है। वहाँ के लोग आज तक रॉथस्चाइल्ड फैमिली को बहुत मानते हैं। दोस्तों, आज रॉथस्चाइल्ड फैमिली के तकरीबन 100 से भी ज़्यादा मेंबर हैं और अपने फैमिली को ये 250 साल से मेंटेन करे हुए हैं, यानी कि फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आई है। जो जैसा बनाया था इनके पुराने लोगों ने वैसे ही ये आज तक फॉलो कर रहे हैं और डे बाय डे और पावरफुल और मजबूत होते जा रहे हैं। इनके यहाँ तक के अपने साइंटिस्ट भी हैं जो इन्होंने हायर कर रखे हैं और वो साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड पर रिसर्च करते रहते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ नई डेवलप हो रही है और किस चीज़ को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा R&D पर भी कॉस्ट खर्च करते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के टाई अप में रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की डील्स में ये लगातार बने रहते हैं। और अगर ये डायरेक्ट किसी डील में इन्वॉल्व नहीं हो सकते तो उस डील में ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि किसी न किसी आदमी को वहाँ पर ख़रीदते हैं जिसको ये अपनी जगह पर बिठाल कर अपने हिसाब से फ़ैसले कराते हैं। और इस वजह से इनकी फैमिली आज तक टिकी हुई है और आज तक ये पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट और फाइनेंस सेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब बात आती है कि इस फैमिली से हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले सीखने को मिलता है फैमिली बॉन्डिंग। फैमिली को जो इन्होंने मेंटेन करके रखा है, जो फैमिली में यूनिटी इन्होंने लगा कर रखी है वो तारीफ़ के काबिल है। यूनिटी इनकी फैमिली में जो है वो हर जगह नहीं मिलती है। 100 साल मुश्किल से कोई टिकता है, उसके बाद ही उनकी फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाता है जिससे कि एक दूसरे के ही लोग दुश्मन बन जाते हैं और खुद ही बर्बाद हो जाते हैं। तो दूसरी चीज़ इनसे सीखने को मिलती है फ्यूचर बिजनेस में इन्वेस्ट करना। इन्होंने 17-18 सेंचुरी में ही कोल में, गोल्ड में और क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप हो रहा था उसमें लगातार कंटिन्यू ये नई नई इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिन इंडस्ट्री का लोगों को पता भी नहीं था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियाँ बनेंगी आगे चलकर, उन कंपनीज़ में ये इन्वेस्ट कर रहे थे। तो फ्यूचर प्लानिंग बहुत तगड़ी थी इनकी, इसी वजह से 250 साल पहले करी हुई इन्वेस्टमेंट इनको आज तक रिटर्न दे रही हैं और तगड़े रिटर्न दे रही हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लाइक नहीं किया है तो देखिए, लाइक की बहुत ज़्यादा मेरे नज़र में वैल्यू रहती है। अगर आप लाइक करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और कोई भी वीडियो में अगर सुधार की ज़रूरत है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ताकि उस चीज़ को इम्प्रूव करके आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट मैं लाता रहूं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और करेंगे किसी और का पर्दाफाश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।